everyone and welcome back to Tabir's platform. This is Sumaira Kiran और मैं आप सबको वेलकम करती हूँ हमारी करंट अफेयर्स पॉडकास्ट की एपिसोड 1 में। आज के एपिसोड में हमें एज अ गेस्ट स्पीकर जिन्होंने ज्वाइन किया है, उन्होंने एक बार नहीं बल्कि 2 बार पाकिस्तान का सबसे बड़ा इम्तिहान, जिसे मुकाबले का इम्तिहान कहा जाता है, CSS, वो 2 टाइम्स क्वालिफाई किया है। ही इज नन अदर देन मिस्टर अबू बकर पाशा। आज हम उनसे गाइडेंस लेंगे कि किस तरह से करंट अफेयर्स के पेपर की तैयारी की जाए, हमें क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं करंट अफेयर्स के पेपर में हाई स्कोर गेन करने के लिए। इसके अलावा हम डिफरेंट टॉपिक्स को भी डिस्कस करेंगे जो कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर, पाकिस्तान की इकोनॉमी हो गई, ग्लोबल इश्यूज, हम पॉडकास्ट के डिफरेंट एपिसोड्स के अंदर जो है हम ये तमाम टॉपिक्स को इंशाल्लाह कवर अप करेंगे और हम मिस्टर अबू बकर से गाइडेंस लेंगे क्योंकि उनके पास बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। वो काफी अरसे से कैंडिडेट्स को CSS के लिए, करंट अफेयर्स के लिए और डिफरेंट सब्जेक्ट्स में वो गाइड कर रहे हैं। तो आज हम उनके इस एक्सपीरियंस से फायदा उठाएंगे। सो लेट्स वेलकम हिम और आज के एपिसोड का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुमैरा, थैंक यू सो मच फॉर द इंट्रोडक्शन। कैसे हैं अबू बकर आप? आई होप यू आर डूइंग वेल। Alhamdulillah, I'm doing well. What about you? I'm good too, अल्हम्दुलिल्लाह। सो अबू बकर, आपने माशाल्लाह एक बार नहीं 2 बार CSS क्वालिफाई किया है। तो सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है, व्हाट वाज योर पर्सनल एक्सपीरियंस, कि क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ी चीज है। मुकाबले का इम्तिहान हम जब देने बैठते हैं तो हम उसके पीछे हमारी बहुत अरसे की मेहनत शामिल होती है। फिर एक दफा जब आप इस चीज इन फेजेस से गुजरते हैं तो लास्ट में जब हमारा फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं होता तो हम बहुत ही ज्यादा थोड़े डिसअपॉइंट भी हो जाते हैं। तो आप इन चीजों से 2 मर्तबा इन तमाम मराहिल से गुजरे हैं। तो आपका क्या पैशन था इस चीज के पीछे? सो CSS का आपको पता है पाकिस्तान में मेरे ख्याल से हर स्टूडेंट को ही ड्यूरिंग हिज ग्रेजुएशन, ड्यूरिंग हिज ग्रोन अप टाइम उसको शौक होता है कि हम पाकिस्तान के सबसे बिगेस्ट एग्जाम में जाएं और पाकिस्तान की सबसे बिगेस्ट सर्विसेज में सर्व करें। एंड दैट नॉट ओनली प्रोवाइड्स यू बेटर करियर बट ऑल्सो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि अगर आप कोई चेंज लेके आना चाहते हैं या किसी हेल्प आउट करना चाहते हैं तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसपे आप डिलीवर कर सकते हैं। So being from a diverse educational background, I have a medical background, I've done doctor of pharmacy. तो मेडिकल स्टूडेंट्स में तो ऑलरेडी एक स्टार्ट से एक पैशन होता है, दैट्स व्हाई वी ऑप्ट दिस फील्ड टू सर्व समवन, टू सर्व द ह्यूमैनिटी। एंड दैट्स द सेकंड रीजन जो आपको इस साइड पे ले आता है। काफी आपने देखे डॉक्टर्स भी हैं, इवन टॉपर्स भी हैं जो डॉक्टर्स होते हैं देन वो CSS में आ जाते हैं बिकॉज दैट गिव्स देम मोर पावर एंड मोर डोमेन टू सर्व द पीपल एंड टू इम्प्रूव समथिंग। एंड अपनी इंडिविजुअल करियर चॉइस भी एक बहुत अच्छी होती है, एक आपका पाकिस्तान में एक स्मूथ पाथवे। तो यही रीजन थी। मेरा पैशन भी था। आई डिड माय फर्स्ट अटेम्प्ट इन 2015। उस टाइम मैं ऑलमोस्ट मैं ग्रेजुएट कर रहा था एंड आई जस्ट ग्रेजुएटेड एंड देन मैंने एग्जाम दे दिया, उस टाइम मेरा रिजल्ट आ गया। तो इट वाज अ वेरी बिग थिंग फॉर मी कि आपकी वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट हो एक बड़ी यंग एज के अंदर आपकी, तो आपका CSS क्वालिफाई हो जाए। आई स्कोर्ड क्वाइट गुड इन दैट। अनफॉर्चुनेटली पंजाब कैंडिडेट्स के लिए थोड़ा सा टफ है due to the limited number of seats, so I couldn't get an allocation. But I continued. I then gave another attempt, and my third attempt was in 2021, which I qualified again, once again. At that time, I had a stable job, I had a stable career, so उस time मेरे पास option भी थी. And again, there was an issue regarding the seats, but I was pretty much satisfied. फिर मैंने अपना 8 साल का जो एक्सपीरियंस था उसको शिफ्ट किया एंड नाउ विद 3 years I'm with Tabir, contributing in one way or the another and also mentoring students here and there. So एक अच्छी चीज होती है कि आपने खुद चीज जो सीखी है, जो एक्सपीरियंस किया, आप किसी को गाइड कर सको। तो दैट्स व्हाई आई एम हियर टुडे एज वेल। दैट्स द सोल पर्पस। थैंक यू सो मच अबू बकर। अब हम बात करते हैं करंट अफेयर्स के पेपर के बारे में। CSS हो या PMS हो, करंट अफेयर्स ना सिर्फ करंट अफेयर्स एज अ सब्जेक्ट उसके लिए वो इम्पोर्टेंट है, बल्कि ऐसे है या फिर हम किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, लेट्स से इंटरनेशनल रिलेशंस है, इंटरनेशनल लॉ है, करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज है जो
CSS कैंडिडेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर वो CSS के अंदर सरवाइव नहीं कर सकता। तो करंट अफेयर्स के पेपर में वो क्या चीजें हैं, इस पेपर की कैसे तैयारी की जाए, क्योंकि नॉर्मली क्या है कि हम किसी एक बुक को कंसल्ट नहीं कर सकते, हम कोई एक रिसोर्स कंसल्ट नहीं कर सकते, ये चीज ऐसी है, ये पेपर इसकी जो डिमांड्स हैं वो इस तरह से है। तो इस पेपर की तैयारी कैसे की जाए, हम कंटेंट कहाँ से इकट्ठा करें, क्या ट्रिक्स हैं इस पेपर को प्रिपेयर करने के लिए? ओके, ये बड़ा यूज़फुल क्वेश्चन है कैंडिडेट्स के लिए। करंट अफेयर्स जैसे आपने बताया, नॉट ओनली ऐसे पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर भी काफ़ी हेल्पफुल होता है, क्योंकि अब आप रिसेंट 5 ईयर का ट्रेंड देखें तो पाकिस्तान अफेयर्स का जो पेपर है वो प्री पार्टीशन बहुत कम है और पोस्ट पार्टीशन ज़्यादा है, और उसमें भी कंटेम्परेरी अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। तो करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन मीन्स आप यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एस्से, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर पाकिस्तान स्टडीज, इंटरनेशनल रिलेशंस, इवन समटाइम्स पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल लॉ एज़ यू टोल्ड। तो उसके लिए मैं हमेशा स्टूडेंट्स को यही गाइड करता हूँ कि दिस इज़ नॉट अ टिपिकल सब्जेक्ट। टिपिकल सब्जेक्ट का मतलब है कि एक आपका एक कोर्स आउटलाइन है, एक आपका सिलेबस है एंड आप उसको मार्क करते हो। हर कैंडिडेट अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, किसको मैंने 1 हफ्ते में टारगेट करना है, 2 हफ्ते में टारगेट करना है या 1 महीने में टारगेट करना है, डिपेंड्स अपॉन द कैंडिडेट्स। तो वो सब्जेक्ट टारगेटेड होते हैं, जैसे सोशियोलॉजी है, जर्नलिज्म। करंट अफेयर्स को आप 1 महीने में बाउंड नहीं कर सकते। करंट अफेयर्स में द डे यू स्टार्ट योर सीएसएस प्रिपरेशन एंड जिस दिन आपने पेपर में बैठना है उस दिन तक आपको करंट अफेयर्स का नॉलेज होना चाहिए। आपको अगर इतनी इन्फॉर्मेशन है, अगर आप किसी ऐसी इंस्टीट्यूट के साथ अटैच्ड हैं कि अगर आपको कोई टीचर गाइड कर दे कि किस दिन पेपर सेट हुआ है, तो शायद वो डेडलाइन होगी, और वो भी में नवंबर एंड दिसंबर लेट में होती है। अदरवाइज आपको लास्ट डे तक प्रिपेयर करना है। एंड ऐसा होता है कि आपके वेरी रीसेंट इवेंट्स में से आपको 1 या 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं। एपीएस जब हुआ था उस टाइम पे एपीएस ने सारे पेपर चेंज कर दिए थे। टेररिज्म सेंट्रिक पेपर्स बनना स्टार्ट हो गए थे 2014, 2015, 16 में टोटल वो टाइम रहा आपका। अब जैसे रिसेंटली हमारे वर्ल्ड अफेयर्स, वर्ल्ड इंटरनेशनल अफेयर्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुके हुए हैं। पूरी दुनिया में आप देखें इस टाइम पे पॉलिटिकल कैओस की सिचुएशन है। तो अब आपका रिसेंट 2-3 साल से करंट अफेयर्स का पेपर इंटरनेशनल रिलेशन सेंट्रिक हो चुका है, विद ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान। वो तो आपने उसके अंदर वो एलिमेंट डालना ही, इवन आपने आंसर भी करना है करंट अफेयर्स में, तो आपने एक पोर्शन अपना ओपिनियन का उसका इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान ज़रूर रखना। तो उसकी प्रिपरेशन की मेरी गाइडेंस हमेशा स्टूडेंट्स को ये होती है कि इसको आपने साथ-साथ लेके चलना है, और यही आप थ्रू आउट फ्रॉम डे 1 टू डे लास्ट आपकी करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन चलेगी, एंड आप ये नहीं कह सकते कि फुल स्टॉप लग गया। उसमें आपने अब डिफरेंट सोर्सेज़ पिक करने हैं, डिफरेंट सोर्सेज़ में आपके पास न्यूज़पेपर्स आ जाते हैं। डॉन, आपको पता है हर सीएसएस कैंडिडेट्स दे मस्ट नो दैट डॉन इज़ एन एसेंशियल थिंग। एंड डॉन में भी एक मेन सेक्शन आपका मेन पेज है। उसके अलावा एक इंटरनेशनल रिलेशंस का, इंटरनेशनल न्यूज़ का सेक्शन होता है, वो बहुत क्रिटिकल है करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन के लिए। एंड देन गोइंग टू द एडिटोरियल पार्ट, जहाँ पे ओपिनियंस एंड एडिटोरियल्स होते हैं, वहाँ पे भी डॉन के राइटर्स ने करंट अफेयर्स को डील किया हुआ है। तो आपके पास एक ये सोर्स होगा। एक सोर्स आपकी कोई बुक आप ले सकते हैं। डोगर पब्लिशर की बुक इटसेल्फ इज़ अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव गाइड, जिसमें सारे 5 साल के कंटेम्परेरी टॉपिक्स डिस्कस हो चुके हैं, उन्होंने काफ़ी इलैबोरेटली लिखे हुए हैं। इसके अलावा आपने टॉक शोज़ देखने हैं। आपने जो आपका 8 पीएम 10 पीएम एंड 11 पीएम की स्लॉट्स हैं, डेली पाकिस्तान के किसी भी चैनल पे। रिगार्डलेस आपको कौन-सा होस्ट पसंद है या नहीं, आपको एज़ अ सीएसएस कैंडिडेट आपकी कोई अपनी बायस नहीं होनी चाहिए। आपकी कोई पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं होनी चाहिए, आपकी किसी इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर आपकी अपनी कोई से नहीं होनी चाहिए पर्टिकुलर एक पॉइंट पे। आपको दोनों साइड्स के ओपिनियन सुनने पड़ते हैं और आपको जानने भी चाहिए। इसलिए आपको ऐसे होस्ट भी सुनने हैं, ऐसे टॉक शोज़ भी सुनने हैं, जो आपके आपकी थिंकिंग के साथ मैच करते हैं, और आपको ऐसे होस्ट को भी सुनना है जो आपसे बिल्कुल ऑपोज़िट बात करते हैं, बिकॉज़ यू आर अ स्टूडेंट एंड यू आर अ न्यूट्रल स्टूडेंट जिसने आंसर करना है उसका। तो टॉक शोज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है ना करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन का, वो रिटन पास करना नहीं है। एक सीएसएस कैंडिडेट ने जब 12th पेपर की प्रिपरेशन करनी है ना, उसने जब डॉन पढ़ना है, एसे प्रिपेयर करना है, पाकिस्तान अफेयर प्रिपेयर करना है, तो उसकी करंट अफेयर्स की तैयारी खुद ही हो जाती है। बट आपने सीएसएस पास नहीं करना। आप मेरे वाला केस भी देख लें कि यू डोंट नीड टू ओनली पास इट,
you need to be in one top 150 or top 100 to get some good group. एंड अब पंजाब से है तो आप 150 के बाद तो आपकी एलोकेशन ही नहीं होती. तो इन दैट रिगार्ड आपको टॉप 100 में आने के लिए आपको डेट्स, आपको नेम्स, आपको इवेंट्स की कॉन्सिक्वेंसेस, इवन वहां पे जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो आपकी उसके ऊपर कमांड होनी चाहिए. तो उसके लिए आप न्यूज़पेपर भी पढ़ेंगे, आप उसको बुक से भी सप्लीमेंट करेंगे, आप टॉक शो से भी अपने आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग करेंगे. एंड ये सिर्फ रिटन पेपर्स में हेल्प नहीं करेगा. इंटरव्यू आपका करंट अफेयर्स बेस्ड ही होता है. इंटरव्यू में ही आपको टेस्ट किया जाता है कि आप कितने अप टू डेटेड हैं, आपकी डिफरेंट ओपिनियंस के ऊपर, डिफरेंट इवेंट्स के ऊपर आपकी क्या ओपिनियंस है. तो दिस इज हाउ एक मर्जर है, आपका कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटजीज है जिससे आप करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करेंगे, और वो थ्रू आउट योर 12 मंथ्स और 6 मंथ जो भी आपका टाइम स्पैन है उसमें चलेगा. ठीक होगा, वेरी इंफॉर्मेटिव. हम भी जब सीएसएस या पीएमएस कोई भी कंपैटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन में बैठते हैं तो कैंडिडेट्स, बीइंग अ कैंडिडेट एज वेल, क्वेश्चन सबसे पहले यही होता है कि करंट अफेयर्स की तैयारी हम किस तरह से करें. तो आपने जिस तरह से जो रिसोर्सेज बताए हैं कि हमें क्या क्या चीजें कंसल्ट करनी चाहिए, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर द कैंडिडेट्स इंशाल्लाह. ओके, अब हम कुछ पाकिस्तान के जो डोमेस्टिक अफेयर्स हैं जो इस वक्त करंट सिनारियो में चल रहे हैं, हम कुछ चाहेंगे कि आपके साथ डिस्कस करें, आप उन टॉपिक्स को थोड़ा सा इलैबोरेट करें, और आप इस पॉइंट ऑफ व्यू में इलैबोरेट कीजिएगा कि इन केस ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स के पेपर में आता है फॉर 20 मार्क्स, तो हम इसको किस तरह से टैकल कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें हमें ऐड करनी चाहिए, क्या पार्ट हम स्किप करेंगे. जो फर्स्ट टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रही हूँ दैट इज अबाउट ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम. ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑपरेशन जो रिसेंट डेज में हुआ है. तो अगर इससे रिलेटेड हमारे पास कोई टॉपिक करंट अफेयर्स के अंदर आता है या पाकिस्तान अफेयर्स में आता है, डोमेस्टिक अफेयर्स के अंदर, कि अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन क्या है, इसके क्या चैलेंजेस हैं, क्या डिफरेंट डायमेंशंस हैं, तो हम इस टॉपिक को किस तरह से टैकल करेंगे, इसके ऊपर हमें थोड़ा सा बताइए. ओके, जैसे आपने कहा कि पेपर एस्पेक्ट से ही ऑब्वियसली वी विल सेंटर दिस अराउंड द पेपर एंड कैंडिडेट्स ऑफ सीएसएस. तो एक चीज आई लाइक टू ऐड कि जो भी स्टूडेंट्स हमें सुन रहे हैं, एक तो आप अगर कंटेम्पररी पेपर्स देखें पिछले 5 साल के, तो आपको क्वेश्चन ही काफी इलैबोरेटिव आते हैं. एग्जामिनर्स अब आपसे काफी 20 मार्क्स के अंदर एक क्वेश्चन को 3 से 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं. वो डेफिनेशन पूछेंगे या वो चीज़ क्या है उसके बारे में पूछेंगे, उसके फैक्टर्स क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, एंड उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं. ठीक है. अब अगर आप कैंडिडेट हैं या आप स्टूडेंट हैं एंड आप यू आर सिटिंग इन एग्जाम और आपको इसमें से कुछ भी नहीं पूछा, स्टेटमेंट के अंदर कुछ भी नहीं पूछा और सिंपल पूछा आपने अज़्म इस्तेकाम के बारे में लिखें, तब भी आपने एज अ स्टूडेंट आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए. ये आपके सारे की पॉइंटर्स हैं जो आपको कोई भी नो सिर्फ ये टॉपिक नहीं, कोई भी आपका टॉपिक हो उसके अंदर आपने प्रिपरेशन करनी है तो आपको ये सारे फैक्टर्स उसके अंदर पता होने चाहिए. अब हम इसको ही ब्रेक डाउन करते हैं. जैसे अज़्म इस्तेकाम की बात करें हम, तो सबसे पहले आएगा कि डिफाइन अज़्म इस्तेकाम और बेबी व्हाट इज अज़्म इस्तेकाम इटसेल्फ. ठीक है. तो एक कैंडिडेट को पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है, इटसेल्फ ये क्या प्रोसेस है. आइदर अब हमें ये पता है कि ऑपरेशन है, इसके लिए ऑपरेशन का टर्म भी यूज़ हुआ और इसके ऊपर काफ़ी डिबेट्स भी चली. केपीके वालों ने, केपीके के मिनिस्टर ने, सीएम ने इस पे ऑब्जेक्ट भी किया कि व्हाइल दे वर इन द कैबिनेट मीटिंग, तो ऑपरेशन का वर्ड यूज़ नहीं किया गया था. राइट. तो ये इटसेल्फ एक स्टूडेंट के लिए सबसे पहला आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उसको ये सबसे पहले यही एग्जामिनर की भी क्यूरियोसिटी होगी कि कैंडिडेट को कितना पता है कि वेदर इट इज एन ऑपरेशन और नॉट. एंड अगर ऑपरेशन है तो किस स्केल का ऑपरेशन है, और अगर नहीं है तो किस स्केल का है. अगर हुकूमत ने पहले का ऑपरेशन है उन्होंने फिर रिट्रीट किया अपने आर्ग्यूमेंट से, तो किन बेसिस के ऊपर की. तो ये कैंडिडेट को सब कुछ पता होना चाहिए. इन अ नटशेल मैं वैसे बता देता हूँ कि ऑपरेशन है बट एक फुल स्केल ऑपरेशन नहीं है. जैसे आपका ज़रबेअज़ था या रद्दुल फसाद था, वो आपकी फुल स्केल वॉर्स थी, लैंड वॉर्स थी, आपके स्पेसिफिक एरियाज थे जिनके ऊपर मिलिट्री ने ऑपरेशन करना था. अज़्म इस्तेकाम इज़न्ट लाइक दैट. ये एक आपका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है जिसमें जस्ट लाइक सर्जिकल स्ट्राइक आप इंटेलिजेंस की बेस के ऊपर किसी पर्टिकुलर एरिया को या किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ टेररिज्म को एलिमिनेट करते हैं. एंड दिस इज नॉट लिमिटेड टू बाउंड्रीज. ये भी डिफरेंस है फुल स्केल ऑपरेशन से, क्योंकि जो फुल स्केल ऑपरेशन होते हैं वो किसी सिटी, किसी रीजन तक महदूद होते हैं.
ये क्योंकि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है तो दिस इज थ्रू आउट पाकिस्तान एंड sometimes beyond Pakistan border as well, just to eliminate the terrorist or the cause of terrorist. ठीक है, तो आपने सबसे पहले तो आपने उस ऑपरेशन की नौयत लिखनी है एग्जाम के अंदर, ठीक है। दूसरा लिखना है कि उसकी जरूरत क्यों पेश आई हम लोगों को, व्हाई वी वेंट फॉर दिस और व्हाई वी अनाउंस दिस एट दिस टाइम। उसकी आपको रीजंस पता होनी चाहिए। जो मेजर रीजन है इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, इसमें इस्तेकाम में, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में पिछले 2-3 साल से इंस्टेबिलिटी आने लगी, पॉलिटिकल एज वेल एज आपकी पीस स्टेबिलिटी पे इफेक्ट होने लग गया। जब से अफगानिस्तान के अंदर यूएस ने रिट्रीट किया और उनकी तालिबान गवर्नमेंट आई है, पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट अटैक इंक्रीज हो गए। एक कॉमन नंबर ये है कि पिछले साल 2023 में ऑलमोस्ट 500 सिक्योरिटी पर्सोनल्स पाकिस्तान की आर्मी के रेंजर्स के वो शहीद हुए एंड इस साल अभी तक इट्स अराउंड 250 to 500 वंस अगेन। इट मीन्स कि वो एक राइज हुआ टेररिज्म में, ठीक है। और एक पर्टिकुलर जो इसकी मेजर रीजन है दैट इज के इन टारगेट्स के अंदर, इन टेररिस्ट अटैक के अंदर चाइनीज और जो सीपेक रिलेटेड को उनके वर्कर्स थे, जो सीपेक रिलेटेड इंजीनियर्स थे, उनको भी टारगेट किया गया। अभी बिल्कुल इस वीक ही आपने 2 डेज बैक देयर इज एन अटैक इन कराची जिसमें 2 चाइनीज की डेथ हुई है। तो इससे पहले भी जब चाइना के आपके रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे तो उन्होंने आके पाकिस्तान में इस चीज़ पे काफ़ी ऑब्जेक्टिफाई किया था। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम चाइना ने काफ़ी सॉलिड वर्ड्स के अंदर ऑब्जेक्ट किया है उन्होंने कि आपने अगर सीपैक की इन्वेस्टमेंट आप चाहते हैं, अगर आप सीपैक को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ से टेररिज्म एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो कुछ सेक्टर्स की तो ये भी राय है कि ये चाइना बैक्ड ऑपरेशन है, ये चाइना इज़ वन ऑफ द रीज़न बिहाइंड दैट, बट दैट इज़ वन फैक्टर, नॉट ऑल फैक्टर्स। पाकिस्तान की अपनी गवर्नमेंट और अपनी स्टेट की भी एक स्ट्रेटजी है टू एलिमिनेट द राइजिंग रिसर्जेंस ऑफ टेररिज्म, इसकी बेस के ऊपर हुआ है। तो ये दिस इज़ द सेकंड थिंग के कॉजेज़ क्या हैं, ठीक है। अगेन फर्स्ट आपका कि क्या चीज़ है, उसका स्केल क्या है, सेकंड आ गया आपके कॉजेज़ क्या हैं। थर्ड आ गया कि अब ये इतना कंट्रोवर्शियल क्यों है? इसके ऊपर डिबेट्स हैं, तो डिबेट्स किस चीज़ की ओर? आपकी 3 पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं पीटीआई, जेयूआई, जमात इस्लामी, उन तीनों ने इसको अपोज़ किया और तीनों की केपीके में और बलूचिस्तान में काफ़ी ज़्यादा प्रेज़ेंस है। तो अगर आपकी 3 मेजर पार्टीज़ इसको अपोज़ कर रही हैं, तो व्हाट्स द कंट्रोवर्सी बिहाइंड दैट एंड व्हाट्स द डिबेट बिहाइंड दैट? यहाँ पे आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग, एज़ अ कैंडिडेट, एज़ अ स्टूडेंट, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी का पार्ट नहीं है। आप ना गवर्नमेंट का पार्ट है, ना आप उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप पीटीवी न्यूज़ पे नहीं बैठे हुए एग्ज़ाम में और आप किसी दूसरी ऑपोज़िशन पार्टी में भी नहीं बैठे हुए। बट येस, यू नीड टू बी कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट कि आप पेपर के अंदर आप एंटी स्टेट चीज़ें नहीं लिख सकते। आप यू कैन गो बियॉन्ड द द द थ्रेशोल्ड ऑफ द स्टेट सिक्योरिटी, ठीक है? आपने ऐसी कोई चीज़ नहीं लिखनी जो बिल्कुल एंटी स्टेट हो, तो आप पेपर एस्पेक्ट से बात करेंगे तो यू जस्ट गेट फेल्ड स्ट्रेट अवे। तो आपने अपना क्वेश्चन न्यूट्रल रखना है, आपने एज़ अ स्टूडेंट उस चीज़ को स्टडी करना है कि वो चीज़ क्या है, गवर्नमेंट की साइड की उस पे क्या राय है, स्टेट की उसके ऊपर क्या से है, ऑपोजिशन पार्टी जो उसके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट कर रही हैं, वो किस चीज़ का कॉन्फ्लिक्ट कर रही हैं। मेबी दे आर जो करंट उनके इश्यूज़ आ रहे हैं, जिसके ऊपर अभी इन लोगों की टॉक हुई है कि व्हाई द नीड इज़ देयर, पीपल वर स्केयर्ड और पीपल वर कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट कि ये ऑपरेशन ना हो, जैसे पहले ऑपरेशन हुए थे, एक स्पेसिफिक एरिया केपीके का हो, तो वहाँ के लोगों की राय इसमें लाज़मी है इन केस इफ इट्स एन ऑपरेशन। तो इस तरह की डिबेट्स पार्टीज़ की तरफ से आई हैं, जो कि जेन्युइन है एंड इवन यहाँ पे स्टेट या जो आपकी गवर्नमेंट है, दे आर आल्सो वेरी वेरी ऑफ दिस फैक्ट एंड दे वांट अ ग्लोबल कंसेंसस बिफोर डूइंग अ फुल स्केल ऑपरेशन। तो वो डिबेट्स इसी तरह से स्टार्ट हुई। बट उसमें थोड़ी-सी कंट्रोवर्सी ये आई कि गवर्नमेंट ने उसको डायरेक्टली इनिशिएट कर दी टॉक्स को, इट शुड हैव गॉन फ्रॉम द पार्लियामेंट एंड द सेनेट एंड उस पे डिबेट होनी चाहिए थी, काफ़ी स्पीडीली काफ़ी रश हुआ ये सारा कुछ, बट दैट्स अ डिबेट एंड आपको एज़ अ स्टूडेंट इसके अंदर बहुत एहतियात से अपना ओपिनियन लिखना है कि डिबेट क्या है, ठीक है? आपने किसी पार्टी की साइड नहीं लेनी बट आपने उसके ऊपर डिबेट लिखनी है एंड देन उसके ऊपर फार मोर कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, उस ऑपरेशन के प्रोस क्या हैं, उस ऑपरेशन के कॉन्स क्या हैं और उससे क्या-क्या बेहतरी आ सकती है इफ दैट गेट्स सक्सेसफुल एंड उसका स्केल डिफाइन होगा उसके अकॉर्डिंग। जैसे ऑब्वियसली यू नो
या आप एंडिंग में लिखेंगे कि आप पीस आएगा आपका, ठीक है, पीस के लिए किया जा रहा है, टेररिज्म को खत्म करने के लिए किया जा रहा है, तो आपका पीस एक आपका ग्लोबल टारगेट है। इंटरनेशनल अफेयर्स के अकॉर्डिंग, आपकी डिप्लोमेसी के अकॉर्डिंग भी आप पे इंटरनेशनल प्रेशर है, जैसे अभी चाइना की एग्जांपल दी मैंने, बाकी कंट्रीज का भी, इवन इंडिया, यूएस, सबका प्रेशर है कि पाकिस्तान में जो अपसर्ज ऑफ टेररिज्म है उसको कंट्रोल किया जाए। तो ये आपकी स्टेबिलिटी आ गई, आपके इंटरनेशनल रिलेशन इज वन ऑफ द फैक्टर आ गया। तीसरा आपकी इकोनॉमी भी आ गई, क्योंकि यू नीड इन्वेस्टमेंट इन सीपैक एज वेल एज अदर एवेन्यूज। तो आपको फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट ही नहीं कर सकते अगर आपके यहाँ पे टेररिज्म। एंड देन आपकी पॉपुलेशन जो मैसेज है उनकी सिक्योरिटी भी बहुत मैटर करती है। तो अगर आप एक ऑपरेशन करके अगर आप अपने मुल्क के पीसफुल हालात बेहतर कर सकते हैं, आप उसमें स्टेबिलिटी ला सकते हैं, तो दैट इज गुड ओवरऑल। इसमें इम्प्लीकेशंस ये हैं कि कुछ जो ट्राइबल एरियाज हैं, इफ दे आर डाउटफुल कि कंप्लीट ऑपरेशन है, तो देन उनकी से इसके अंदर होनी चाहिए। इफ अगर उनकी से के बगैर होता है, तो देन देयर कुड बी फार रीचिंग इफेक्ट फॉर दिस। इसके अंदर मसले आ सकते हैं, इसके अंदर दूसरी साइड से कन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं। देन हमारे एक फॉरेन मिनिस्टर की एक स्टेटमेंट रह चुकी है रिसेंटली, सॉरी हमारे डिफेंस मिनिस्टर की, ख्वाजा आसिफ की, के इट कुड गो बियॉन्ड बॉर्डर्स, हम कोई सर्जिकल स्ट्राइक जैसी चीज भी कर सकते हैं अफगानिस्तान। तो डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर जब तक आप उनको पुश कर रहे हैं, अफगान तालिबान को, अफगान गवर्नमेंट को, कि आप वहाँ पे जो टीटीपी है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उनको स्पेस ना दें कि पाकिस्तान में अटैक कर सकें। हमने यूनाइटेड नेशन में भी इस चीज़ के ऊपर वॉइस रेज की है, डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर भी की है, वहां तक तो इट्स वेरी गुड। एंड दैट इज पार्ट ऑफ अज़्म इस्तेकाम। मतलब अज़्म इस्तेकाम सिर्फ ऑपरेशन नहीं है, डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर भी लड़ना, अपने नैरेटिव बिल्ड करना, उनके नैरेटिव को काउंटर करना, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द अज़्म इस्तेकाम। बट उसमें जब हम ये कहते हैं कि इट कुड गो बियॉन्ड द बॉर्डर्स, इट कुड गो एज अ सर्जिकल स्ट्राइक, तो फिर उसके अपने फार मोर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, फिर आपका डिप्लोमेटिक स्टांस वीक हो जाएगा, और आप इंटरनेशनल रिलेशन में आप वीक हो जाएंगे, बट आप शायद अपना मकसद अचीव कर लें, टेम्पररी पीस अचीव कर लें, बट जो आप डिप्लोमेटिक प्रेशर डाल रहे थे वो नहीं आएगा, फिर रिटेलिएशन के भी चांसेस है। तो दिस इज हाउ यू स्ट्रक्चर योर आंसर, व्हाट इज अज़्म इस्तेकाम, what are the reasons and causes behind that, what's the debate around that, why people are opposing it, what's the narrative of the government, and then pros and cons, and eventually what we will achieve out of it. तो दिस इज हाउ यू विल स्ट्रक्चर योर आंसर, और आप कंक्लूजन देंगे, आप अगेन न्यूट्रल रहेंगे, बट आपका एक प्रो की तरफ आपका एक स्टांस होना चाहिए कि एक एक चीज है उसका क्या बेनिफिट हो। इवेंचुअली कंक्लूजन में आप अपना स्टांस दे सकते हैं कि बेस्ड ऑन दिस 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 रीजन मैं ये स्टांस ले रहा हूँ, या इसके प्रोज कम है, कौन ज्यादा है, तो मैं इसके अगेंस्ट स्टांस ले रहा हूँ। आपका जो आंसर एज अ स्टूडेंट वो टेक्निकल होना चाहिए, वो आउट ऑफ इमोशंस नहीं होना चाहिए, वो आउट ऑफ योर लव फॉर अ पर्टिकुलर पार्टी और योर डिसलाइकनेस ऑफ अ गवर्नमेंट नहीं हो सकता। आपका आंसर एविडेंस बेस्ड और रैशनल होना चाहिए। दिस इज हाउ यू स्ट्रक्चर योर आंसर। तो दिस इज मेनली अ पीस एंड स्टेबिलिटी सेंट्रिक टॉपिक है, जिसको सारी इंफॉर्मेशन हमें पता हो, और फिर उस पे जो हम अपना स्टांस है वो पर्सनल सेंटिमेंट्स के बेस पे नहीं, बल्कि रैशनैलिटी के साथ हम उसको ड्रॉ करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड आर्गुमेंट्स जो हम अपने क्वेश्चन में प्रेजेंट कर रहे हैं। वेरी वेल एक्सप्रेस, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज टूरिज्म। टूरिज्म की क्या इंपॉर्टेंस है किसी भी मुल्क की इकोनॉमी के लिए, नॉट पर्टिकुलरली इन पाकिस्तान। फर्स्टली हम इसको डिस्कस करना चाहते हैं कि क्योंकि लास्ट सम रिसेंट इयर्स में टूरिज्म जो है, स्पेशली जब आफ्टर पीटीआई गवर्नमेंट आई, इस चीज को बहुत ज्यादा पाकिस्तान के अंदर भी डिस्कस किया गया। ओवरऑल भी हम देखते हैं, अभी रिसेंटली हमने एक दो कंट्रीज की इकोनॉमी को भी बैठते हुए देखा है जिनकी मेजर रिसोर्स जो था वो टूरिज्म के ऊपर था, जैसे कि श्रीलंका हो गया। तो टूरिज्म की क्या इंपॉर्टेंस है किसी भी मुल्क की इकोनॉमी के लिए, और देन हम उसको पाकिस्तान के उसमें लेके आएंगे कि पाकिस्तान के लिए क्या उसकी अहमियत है। Okay, again a very good question, very important in terms of current affairs. पेपर पाकिस्तान अफेयर्स में भी आ सकता है अगर उसको बिल्कुल पाकिस्तान सेंट्रिक कर दिया जाए, और करंट अफेयर्स में भी आता है, तो एज आई हैव टोल्ड अर्लियर कि आप उसको पाकिस्तान सेंट्रिक आंसर जरूर लिखेंगे उसके अंदर। तो टूरिज्म जैसे आ सकता है इस पे, सॉरी दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एसे।
या या बिल्कुल ऐसे बल्कि आए भी हैं रिसेंट 2-3 साल में टूरिज्म रिलेटेड डिफरेंट स्टेटमेंट से ऐसे उन्होंने दिए भी हैं। तो टूरिज्म देखिए सिम्प्लीफाइड आपका है कि आपका जब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना टूरिज्म की, वो 2 फैक्टर्स हैं, दैट इज़ द इकोनॉमी एंड द सेकंड इज़ द सॉफ्ट इमेज। एंड जितने भी आप दुनिया के मुल्क देख लें, जिसमें टूरिज्म बेहतर है या फ्लरिश कर रहा है और इनको इकोनॉमी इनकी टूरिज्म बेस्ड है, तो एक तो उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस इकोनॉमी बेहतर होगी और दूसरा आप वर्ल्ड वाइड उनका जो इमेज है वो बहुत सॉफ्ट होता है और आप देखेंगे कि वो लीस्ट कॉन्फ्लिक्टेड मुल्क होते हैं, वो लीस्ट उन कंट्रोवर्शियल मुल्क होते हैं, उनके अंदर पीस स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, उनका हैप्पीनेस इंडेक्स अगर आप देखें, तो वो बहुत ज़्यादा होता है। तो दिस इज़ द मेजर थिंग कि टूरिज्म क्या लेके आता है किसी कंट्री में। अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो देखें टूरिज्म सिम्प्लीफाइड आप देखें ओलंपिक्स के ऊपर जंग होती है, डिफरेंट कंट्री दे वांट टू होस्ट ओलंपिक्स। अभी कतर ने आपके फीफा वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज उसके पीछे इतनी डिबेट्स क्यों हैं, उसके पीछे हर कंट्री फाइट क्यों कर रही? बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू लेके आता है। आप पूरी दुनिया के टूरिस्ट खींच रहे हैं, पूरी दुनिया की आपकी फॉरेन एक्सचेंज आपके पास आ रही है, आपकी लोकल मार्केट्स के अंदर विजिट्स बढ़ रहे हैं, आपके लोकल मार्केट की प्रोडक्ट्स इंक्रीज़ हो रही हैं, आपका होटलिंग का होटल मैनेजमेंट एंड ऑल दैट ये बिज़नेस फ्लरिश कर रहे हैं। उनसे रिलेटेड जो ट्रांसपोर्टेशन है वो फ्लरिश कर रहे हैं। तो आप पाकिस्तान जैसे मुल्क में देखें जहाँ पे इकोनॉमी बिल्कुल सप्रेस्ड है स्टेट में। तो अगर आप यहाँ पे इमेजिन हैविंग जो अभी हमारी चैंपियंस ट्रॉफी की डिबेट चल रही है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में अगर होती है, तो वो एक अच्छी खासी टूरिज्म अट्रैक्ट करेगी एंड पाकिस्तान का भी एक ग्लोबली सॉफ्ट इमेज आएगा। पीपल वुड नो उस कंट्री का नाम लिया जाता है, होस्ट कंट्री का नाम आता है। जो कंट्रीज़ उसमें पार्टिसिपेटेड नहीं भी हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल क्रिकेट अगर जो मुल्क नहीं भी खेलते, लिमिटेड नेशंस हैं जो खेल रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में आपके 8 टीमें होनी हैं, तो बाकी मुल्क भी देखते हैं, अच्छा यार यहाँ पे एक इवेंट हो रहा है और इस कंट्री में इवेंट पीसफुल है तो वहाँ पे इवेंट हो रहा है एंड व्हाट्स दिस कंट्री अबाउट? अगर किसी ने पाकिस्तान देखा ही नहीं, कभी सर्च ही नहीं किया, तो वो सर्च भी करेगा उसको कि अच्छा यार ये क्या चीज़ है, ये कौन-सा मुल्क है, कहाँ पे है? तो यहाँ जाना चाहिए एंड देन व्हेन दे विल सर्च इट, दे विल फाइंड द नॉर्दर्न एरियाज़, दे विल फाइंड द ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान। इस तरह हर कंट्री की कोशिश होती है कि हमारा टूरिज्म अपस्केल करे। आप स्विट्ज़रलैंड, सिंगापुर जैसे कंट्रीज़ की एग्ज़ाम्पल देख लें। अब रिसेंटली आप यूएई देख लें, तो ये किस तरह फ्लरिश की है रिसेंटली, इनके पास कोई बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, इनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन बेस्ड नहीं है, बट दे आर मोर टूरिज्म बेस्ड एंड सिंपली यूएई को भी देखेंगे उन्होंने गोल्डन वीज़ा देना स्टार्ट कर दिया, दे आर अट्रैक्टिंग इन्वेस्टर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। इवन यूरोप के जो सिटीज़न्स हैं, उनको भी वो अट्रैक्ट कर रहे हैं कि हम आपको यहाँ पे यूरोप बना देंगे, आप आएँ, टैक्स फ्री है, टैक्स हेवन एक तरह से बना दिया उन्होंने कि आप आएँ, आप बिज़नेस करें एंड जस्ट इन्वेस्ट हियर एंड लिव हियर। तो उससे आप 20 साल पहले का यूएई देख लें, दुबई देख लें, अबू धाबी देख लें, अरब का देख लें, यू विल फाइंड मैसिव डिफरेंसेस। अज़रबैजान अब एक इस रीसेंट मॉडल के ऊपर चल रहा है, अज़रबैजान, बाकू, इंक्रीज़ टूरिज्म और जो इसको डीपली स्टडी कर रहे हैं इंटरनेशनल फॉर्म्स के ऊपर भी, टूरिज्म फॉर्म्स से भी अज़रबैजान का इंडेक्स ऊपर से ऊपर जाता जा रहा है। उनकी इकोनॉमी ऊपर से ऊपर जा रही है। दे आर इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर, दे आर इन्वेस्टिंग इन बिल्डिंग्स ऑन सिमिलर मॉडल ऑफ यूएई। इस सब को देखते-देखते सऊदी अरेबिया की एग्ज़ाम्पल देख लें। दो इवन जो मोहम्मद बिन सलमान है, उनकी कंप्लीट अप्रोच है कि अब हम लोगों ने एक तो आपके पिलग्रिमेज आ गया ना, वो तो एक होली टूरिज़्म आ गया। वो तो हमेशा से ही है, वो भी उनकी इकोनॉमी को बूस्ट कर रहा था। बट उन्होंने अब क्या क्या कहा है कि अच्छा हम ऑयल और ये जो आपका पिलग्रिमेज है, उम्रा है, हज है, इसके अलावा अब हम इसको एक्सपेंड करें। तो दे वेंट ऑन द यूएई मॉडल एज़ वेल। रियाद, जद्दा, बाकी स्टेट्स में उन्होंने ओपन कर दी हैं। दे हैव गॉन मोर लिबरल इन अप्रोच कि आप टूरिस्ट आए, आप यू आर नॉट बाउंड टू फॉलो द हिजाब एंड अबाया एंड ऑल दोज़ थिंग्स। आपको पर्दा पर्दा रिस्ट्रिक्शन खत्म हो गई हैं, अल्कोहल रिस्ट्रिक्शन खत्म हो गई हैं, आपको वहाँ पे पार्टीज़ की इजाज़त मिल गई है। तो अपैरेंटली अगर आप रिलीजियस सेंटीमेंट से देखें तो दैट इज़ वेरी रॉन्ग, बट उनके लिए अगर आप इंटरनेशनल अफेयर्स से देखें तो दैट इज़ टूरिज्म बेस्ड। वो इकोनॉमी को ही बूस्ट करना चाह रहे हैं और वो अपना सॉफ्ट इमेज बूस्ट करना चाह रहे हैं, जो कि वेस्ट वर्ल्ड के अंदर काफ़ी हार्ड इमेज रहता है मुसलमान स्टेट्स का।
स्पेशली सऊदी अरेबिया का बड़ा एक हार्ड एंड फास्ट स्टेट उनका नैरेटिव रहा है। तो अब उसको काउंटर कर रहे हैं, वो सॉफ्ट इमेज कर रहे हैं, एंड दैट इज़ द वर्ल्ड इज़ स्ट्राइविंग फॉर इकोनॉमी, इवेंचुअली तो इकोनॉमी है ना। अब उसको पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ले आए तो पाकिस्तान की भी नीड है। और जैसे आपने मेंशन भी किया कि पीटीआई के दौर में इसके ऊपर काफ़ी ज़ोर भी दिया गया, एंड देन अगेन टूरिज्म को फ्लरिश करने के लिए जो रीज़न्स हैं वो आपकी स्टेबिलिटी आ जाती है। जैसे अभी हम पिछले टॉपिक की भी बात कर रहे थे कि स्टेबिलिटी नहीं होगी। जिन एरियाज़ की हम बात कर रहे हैं, जो आपके सबसे खूबसूरत एरियाज़ हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, सवात है, कलाम है। इनिशियली तो 10 साल पहले वहाँ पे ही कैप्चर्ड थे ना वो तालिबान से, 15 साल पहले। तो उधर ऑपरेशन हुए, उसके बाद वो रिहैबिलिटेट होना स्टार्ट हुए। वहाँ पे जो लोग थे वो डिस्प्लेस हो चुके थे, उनको रिहैबिलिटेट किया। उनको दोबारा वहाँ पे आबाद किया। तो पाकिस्तान में इसके चैलेंजेज़ इस तरह के हैं कि आपकी स्टेबिलिटी नहीं है। दूसरा पाकिस्तान में चैलेंज है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान में कम है। जब आप इफ यू आर सिटिंग हियर एंड यू डिसाइड टुडे कि मैंने बाकू जाना है या मैंने स्विट्ज़रलैंड जाना है या यूरोप जाना है, तो इन टर्म्स ऑफ ब्यूटी एंड इन टर्म्स ऑफ बजट पाकिस्तान शायद उससे बहुत ईज़ी है और पाकिस्तान खूबसूरत भी है। बट व्हाट यू वुड थिंक कि यार यहाँ में तो फैसिलिटीज़ ही नहीं है, इट्स नॉट सेफ। जब आप उधर जाते हैं तो वो आपको सेफ मिलेंगे, वहाँ पे वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो अगर आप ये इस चीज़ को कंसीडर करते हैं कि हमारा टूरिज़्म बड़ा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, तो फिर गवर्नमेंट लेवल के ऊपर हमें इसके ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपको लोगों को मार्केट करना पड़ेगा। पाकिस्तान की टूरिज़्म की स्टेट लेवल पे मार्केटिंग भी उस तरह से नहीं है। अब रिसेंटली कुछ 3-4 साल से 5 साल से थोड़ा-सा इन लोगों ने स्टार्ट की है, पीटीआई की पॉलिसीज़ आई एंड देन करंट गवर्नमेंट की भी अब पॉलिसीज़ कुछ उस तरह की हैं। बट इसके ऊपर इमरजेंसी आई वुड से इमरजेंसी इम्पैक्ट्स होने चाहिए, इमरजेंसी अ, एक्शंस होने चाहिए कि आप यहाँ पे अपना बजट में से अभी इस दफ़ा भी बजट का बहुत एक वेरी लो अमाउंट ऑफ बजट इज़ स्पेसिफाइड फॉर टूरिज़्म। इसको इंक्रीज़ होना चाहिए, ठीक है? दिस इज़ अ बिज़नेस फॉर यू एंड दिस इज़ अ बिज़नेस फॉर अ स्टेट कि वो इन इन एरियाज़ को एक तो स्टेबल करें, इनको इधर स्टेबिलिटी लेके आएँ, पीसफुल बनाएँ एंड देन वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करें। वहाँ पे फैसिलिटीज़ इम्प्रूव करें, वहाँ पे इंटरनेट और टेक्नोलॉजी लेके आएँ और फिर उसको मार्केट किया जाए ग्लोबल वर्ल्ड वाइड। उन एरियाज़ को सेपरेट कर दें कि यार ये टूरिस्ट एरियाज़ हैं, ठीक है? वहाँ पे आप टूरिस्ट को बुलाएँ, आप उनको फैसिलिटी दें तो पूरी दुनिया के टूरिस्ट आएँगे। अभी भी अब कल्चर तो है पाकिस्तान में, वीलॉग्स आप देखें, लोकल वीलॉगर्स के भी और इंटरनेशनल वीलॉगर्स भी विज़िट करने लगे हैं। बट एवरी अदर डे यू वुड हियर अ न्यूज़ के एक इंटरनेशनल फॉरेनर वीलॉगर आया हुआ था, यहाँ कोई फीमेल आई हुई थी एंड दे फेस सम हार्डशिप्स, दे फेस सम इंसिडेंट। तो जब सिक्योरिटी राइट। नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उनको बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, तो व्हाई वुड दे कम हियर? बट वी वांट देम टू कम हियर ताकि वो फॉरेन एक्सचेंज लेके आएँ, हमारे यहाँ पे जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट हो, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो। अगेन इस क्वेश्चन को अब हम स्टूडेंट एस्पेक्ट से देखते हैं या करंट अफेयर एस्पेक्ट से। तो सबसे पहले तो आप मेंशन करेंगे पेपर के अंदर कि टूरिज्म के बेनिफिट्स क्या हैं फॉर एनी कंट्री। सॉफ्ट इमेज, इकोनॉमी आपके मेजर हैं, देन उनको ब्रेक डाउन करेंगे कि सॉफ्ट इमेज कैसे बेहतर होता है डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पे, स्पोर्ट्स की एग्जांपल्स मैंने दी हैं उसके अकॉर्डिंग। इकोनॉमी कैसे होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, जॉब्स क्रिएट होंगी, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री फ्लोरिश करेगी, होटलिंग इंडस्ट्री फ्लोरिश करेगी। इन बेसिस के ऊपर आपका सॉफ्ट इमेज बेहतर होगा। पाकिस्तान के एस्पेक्ट से देखेंगे, पाकिस्तान फीजिबल है टूरिज्म के लिए? यस इट इज। आप उन एरियाज की एग्जांपल दें, नॉर्दर्न एरियाज की एग्जांपल दें। इसके अलावा आपके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स भी हैं, आपके कल्चरल हेरिटेज भी है, आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन, मोहनजोदड़ो, इस तरह के एरियाज हैं, बट दे आर वेरी डिफिकल्ट टू रीच। वहां पे आप जाते हैं तो आपके पास उस तरह की वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज ही नहीं। इंटरनेशनली लोग बहुत पसंद करते हैं ऐसी एंशियंट सिविलाइजेशन और इस तरह की स्पॉट्स को विजिट करने में, बट अभी हम लोग वहाँ पे फैसिलिटीज तो हैं बट दैट इज फार अवे फ्रॉम वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी। तो ये आप इस तरह से आप प्रिजर्व करते हैं, आप एंशिएंट सिविलाइजेशंस को, अपने कल्चर को वहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं, तो उससे भी इकोनॉमी आपकी फ्लरिश करेगी, ठीक है? फिर आप सॉफ्ट इमेज के थ्रू मज़ीद इवेंट्स करवाते हैं, आप स्पोर्ट्स इवेंट्स करवाते हैं, आप कंसर्ट्स करवा सकते हैं, आप म्यूज़िक फेस्टिवल करवा सकते हैं, आप डिफरेंट एग्ज़िबिशंस सिमिलर टू द वर्ल्ड एक्सपोज़ इन अदर कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, इन दुबई। आप इस तरह के लेवल पे टारगेट करना चाहिए हमें स्टेट लेवल पे कि हम पाकिस्तान को एक इस तरह का कंट्री पोर्ट्रे करें जो कि एक बड़ा पीसफुल बड़ा पीस लविंग कंट्री है।
एंड उससे आपकी इकोनॉमी फ्लोरिश होगी। एंड देन फाइनली पाकिस्तान की चैलेंजेस आप उसमें मेंशन करें अपने आंसर के अंदर कि पाकिस्तान में ये चैलेंजेस हैं, आपके पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के चैलेंजेस हैं, आपके पीस स्टेबिलिटी के चैलेंजेस हैं, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के चैलेंजेस हैं, आपका बजट कम है, आपकी पॉलिसीज कंसिस्टेंट नहीं है, आपकी गवर्नमेंट चेंज होती हैं तो वो चेंज करती हैं उन पॉलिसीज को, और इतना ज्यादा फोकस भी नहीं है आपका, आपकी मार्केटिंग वीक है, आपकी ब्रांडिंग वीक है। भी इसमें आ जाते हैं, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज रोल प्ले नहीं कर रही हैं। आए दिन फ्लड्स अर्थक्वेक्स की वजह से पूरा पूरा शहर जो है वो इन एरियाज पे आप देखिए खत्म हो जाता है बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ही है। तो यही है ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर ही आपका वीक है ना, मतलब आपकी रोड्स आप देखिए, अब दे हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट इन द रिसेंट 2 decades, बट स्टिल अगर आप 10 साल पहले अगर आप कलाम गए थे तो कलाम इज लाइक एन एडवेंचर राइड, ठीक है, वो कुछ लोगों के लिए तो एडवेंचर बहुत अच्छा है, पाकिस्तानियों के लिए तो बहुत अच्छा है, बट नो टूरिस्ट फ्रॉम द वर्ल्ड वुड कम एंड रिस्क देयर लाइफ एंड पे यू डॉलर्स, राइट? दे वांट पीस, वो छुट्टियों पे आ रहे हैं तो वो मेंटली रिलैक्स होने आ रहे हैं, वो अपनी जान की बाजी लगाने तो नहीं आ रहे हैं। इसी तरह जैसे फ्लड्स हैं, हम लोग इस एरिया तो हर साल फ्लड्स आते हैं, तो एंड ये इस तरह के इदारे उस पे अगेन जैसे मैंने कहा ना कि इमरजेंसी होनी चाहिए, टूरिज्म के ऊपर इमरजेंसी एक्शन होनी चाहिए, तो उसमें ही सब कुछ आ जाएगा कि आप उन एरियाज को पहले चूज करें, ये हमने प्रमोट करने हैं, पूरे पाकिस्तान को आप ना टारगेट करें, बट एटलीस्ट कुछ एरियाज को टारगेट करें एंड देन उस पे उसको फिर वर्ल्ड क्लास बना दें। उसके लिए एब्सोल्युटली। अगेन फिर आपका चैलेंज आ जाएगा कि जी टेररिज्म है या स्टेबिलिटी, तो दिस इज ऑल रिलेटेड टू ईच अदर, बट आप एंड कंक्लूजन यही देंगे कि टूरिज्म फेस ऑफ अ कंट्री होता है एंड वेरी एसेंशियल किसी भी कंट्री के लिए। वेरी इंफॉर्मेटिव एंड वेरी वेल कन्वेड, थैंक यू सो मच अबू बकर। आज के एपिसोड के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम इंशाल्लाह और टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे अपने करंट अफेयर्स के पॉडकास्ट में डिफरेंट एपिसोड्स। थैंक यू सो मच फॉर योर थैंक यू सुनैना फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच, टेक केयर, टाइम। अल्लाह हाफिज।